नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किडनी के इलाज का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसे नहीं पता होता उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन सा खान पान रखना चाहिए। वो कहीं किसी और डॉक्टर ने कुछ और राय दे दी, यूट्यूब पे उसने कुछ और देख लिया, किसी सलाहकार ने उसको और राय दे दी। दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड। तो इलाज की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जानेंगे कि इलाज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रॉब्लम है क्या, इसका कारण क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, हम कैसे करते हैं, या ट्रेडिशनल तरीका इसके इलाज का क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है इलाज शुरू करने के पहले। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि हर पेशेंट का स्टेज अलग है। कोई फर्स्ट स्टेज में है, कोई थर्ड स्टेज, कोई इंड स्टेज में है, कोई डायलिसिस पेशेंट है, किसी का ट्रांसप्लांट हो चुका है। हर आदमी का इलाज, हर आदमी का थेरेपी और प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किडनी के इलाज का वो कॉमन है, जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये जो करीब 25 से 30 मिनट का एक वर्किंग है, टाइम है, जो हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एज अ डॉक्टर आप किसी पेशेंट से इलाज शुरू करने के पहले बातें बताते हैं, और एज अ पेशेंट या एज अ अटेंडी आप इन बातों को समझने के बाद ही इलाज शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा किडनी के इलाज का कॉन्सेप्ट क्या है। किडनी के इलाज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट किडनी के इलाज का यह है कि किडनी का कोई इलाज नहीं है एलोपैथ में। बिल्कुल सही सुना आपने, एलोपैथ में किडनी का कोई इलाज नहीं है, और यह बात आप भी जानते हैं। एलोपैथ में किडनी का दो इलाज होता है, पहला डायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांट। तीसरा कोई इलाज एलोपैथ में नहीं है। यू नो वेरी वेल। जब आपका क्रिएटिनिन 1.5 या 2 होता है और आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छे से जानता है कि उसको डायलिसिस करनी है या ट्रांसप्लांट करना है। अभी करे चाहे साल 2 साल के बाद करे, उसको करना वही है। और बीच का जो टाइम होता है वो टाइम पास होता है। कैल्शियम की गोलियां, आयरन की गोलियां, मल्टीविटामिन, बीपी की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स चलाते रहते हैं, और आखिरकार क्या करते हैं? आखिरकार वो करते हैं डायलिसिस, और आपसे बोलते हैं ट्रांसप्लांट के लिए किडनी का इंतजाम करो। जो ईमानदार डॉक्टर है वो डे 1 में जब पहली बार आप उनके पास जाते हो तो आपको बताता है कि देखो भाई, यही इसका इलाज है, कुछ दिन बाद डायलिसिस होगी, अभी इलाज शुरू कर लो, बाद में आप डायलिसिस की तैयारी रखना। जो ईमानदार नहीं होता वो आपको नहीं बताता है, और जब क्रिएटिनिन बढ़ के 4-5 पहुंचता है वो कहता है आप डायलिसिस करा लो। अब वो डॉक्टर ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि उन्हें करना वही है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। आप कंफ्यूज होते हैं, आपको लगता है कोई चमत्कार होगा। आप लोकल हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स, पीजीआई, बेल्लोर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आप घूम के आते हैं, रिजल्ट आपको वही मिलता है, जीरो। क्यों मिलता है जीरो? क्योंकि इन सभी जगहों पे वही दो इलाज है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें किडनी का काम मशीन से करते हैं, खून को छान देते हैं, यूरिया का टाइम घट जाता है और अगले दिन से फिर बढ़ने लगता है। यही डायलिसिस है। क्या आप डायलिसिस को इलाज मानते हैं? नहीं, हम भी इसको इलाज नहीं मानते। इसके पीछे 3 कारण है डायलिसिस इलाज क्यों नहीं है। कारण नंबर 1, एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गई फिर बंद नहीं होती। आपका क्रिएटिनिन अचानक बढ़ा हो या धीरे धीरे 4-5 साल में बढ़ा हो, अगर आपने डायलिसिस एक बार करा ली और फिर नहीं करा हो, तो जितना क्रिएटिनिन 1 साल में बढ़ा था उतना क्रिएटिनिन 1 हफ्ते में बढ़ जाता है। मतलब शरीर कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, और डायलिसिस की रेगुलर रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है। आज 1 डायलिसिस, कल 2, परसों 3 डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है। ये इलाज आपको एडिक्ट बना देता है, आदी बना देता है, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते। कारण नंबर 2, हम डायलिसिस को इलाज क्यों नहीं मानते? क्योंकि डायलिसिस की प्रक्रिया में जब ब्लड को छाना जाता है, डायलिसिस एक तरह का आरओ जैसा मशीन है जो खून को छान देता है। अब वो आपके यूरिया क्रिएटिनिन को छान के तो निकालता ही है, शरीर के जरूरी तत्व सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी छान के निकाल देता है, ब्लड, प्रोटीन सब छान के निकलता है। हर डायलिसिस के साथ शरीर खोखला और कमजोर होता चला जाता है। आप देखेंगे जो पुराने डायलिसिस पेशेंट हैं, जिनका डायलिसिस बहुत दिनों से चल रहा है, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि चलने फिरने में अक्षम हो जाते हैं। कुछ ही सालों में ऐसे पेशेंट डेथ कर जाते हैं, किडनी की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से। ये इलाज आपको कमज़ोर बना देता है, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते। कारण नंबर 3,
हम इलाज क्यों नहीं मानते? हर साल इस डायलिसिस के इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं मगर किडनी ठीक नहीं होती। ये इलाज पैसे तो लेता है मगर आराम नहीं देता। पैसे लगे, रिलीफ मिले, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पैसे भी लगते हैं और दिक्कत भी बढ़ती जाती है। इस कारण से हम इसको इलाज नहीं मानते। जिस व्यक्ति ने खोज की थी डायलिसिस की, उसने भी साफ साफ कहा था कि डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। अगला इलाज क्या है? ट्रांसप्लांट, यानी किडनी का प्रत्यारोपण, किसी और की किडनी आपकी बॉडी में प्रत्यारोपित कर देना। क्या यह इलाज है? नहीं। मैं कई आंकड़ों से बात करूंगा। हम इसको इलाज क्यों नहीं मानते? पहला कारण, प्रत्यारोपण के लिए किडनी का मिलना मुश्किल है। पहले कुछ व्यवस्थाएं थी, कुछ जुगाड़ था, किडनी मिल जाती थी। किसी आप गरीब आदमी की किडनी ले सकते थे, लेकिन अब बड़े ही कड़े कानून है, किडनी का मिलना लगभग नामुमकिन है। अब एक ही रास्ता है कि आपके फैमिली में आपका कोई भाई, वाइफ या आपके ब्रदर या आपके पिताजी कोई अपना बलिदान करें, अपनी किडनी को आपको दें, तब आपको किडनी का इंतजाम हो सकता है। चलो मान लो फैमिली में किसी ने सेक्रीफाइस किया, अपनी किडनी दे दी, तो समस्या नंबर 2, किडनी का मैच करना मुश्किल। सगे भाई का किडनी सगे भाई को मैच करेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो ट्रांसप्लांट किडनी को अब जो मैचिंग है वहां दिक्कत आती है। किडनी मैच भी कर गया तो समस्या नंबर 3, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। अब बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में लाखों का खर्च आता है। एम्स, पीजीआई जैसे संस्थानों में जहां ये इकोनॉमिकल होता है, लेकिन वहां 2-2, 3-3 साल की वेटिंग चल रही होती है। और प्राइवेट सेक्टर में ये इतना महंगा हो जाता है कि लोगों के खेत मकान तक बिक जाते हैं। तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लो पैसे का भी इंतजाम हो गया, तो समस्या नंबर 4, कोई गारंटी, कोई श्योरिटी नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद किडनी 10 मिनट चलेगी या 10 साल चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप एक बार ट्राई करें, अपने डॉक्टर से बात करें जिन्होंने आपको सलाह दी है ट्रांसप्लांट के लिए। उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब, मुझसे आप 1 करोड़ रुपए ले लो, मगर गारंटी लो कि किडनी काम करेगी। क्या आपका डॉक्टर गारंटी लेगा? नो। इंडिया छोड़ दीजिए, आप अमेरिका भी चले जाइए, पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर इस बात की श्योरिटी या गारंटी नहीं ले सकता कि आफ्टर ट्रांसप्लांट किडनी काम करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी और का ऑर्गन आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं ले सकता। तो अगर ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेस नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर होता है, तो टाइम, एनर्जी, पैसा, किडनी, जिसने किडनी दिया, वो सब बेकार हो जाएगा और रिजल्ट इज 0। मान लो आपकी लक अच्छी है और ट्रांसप्लांट सक्सेस भी हो गया, तब फिर नई समस्या आती है। वो क्या है? आफ्टर ट्रांसप्लांट चलने वाली दवाइयां। क्या आप जानते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद भी रेगुलर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती हैं? इन मेडिसिन के माध्यम से इम्यूनिटी को कम कर दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी किडनी को रिजेक्ट न करे। अब इसका नुकसान क्या है? इसके 2 नुकसान है। पहला, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का इलाज का खर्चा हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये लगभग इन दवाओं में खर्च होता है। यानी ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हुआ तो भी आपका पूरा टाइम, एनर्जी वेस्ट, और सक्सेस हो गया तो भी आपको 20-25 हज़ार महीने का खर्चा करना है, पैसे हो चाहे ना हो। दूसरा प्रॉब्लम, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन से इम्यूनिटी कम कर दी जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से जुकाम, बुखार, खांसी, इन्फेक्शन, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। अगर इम्यूनिटी बढ़ी तो किडनी डिस्टर्ब, और इम्यूनिटी घटी तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब। इतना सब करने कराने के बाद, झेलने के बाद अंत में क्या होता है? अंत में होता है ये कि 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। ट्रांसप्लांट किडनी की एक लाइफ होती है। आज तक दुनिया में किसी भी इंसान की ट्रांसप्लांट किडनी पूरे जीवन काम नहीं कर पाई है। किसी का 10 मिनट, किसी का 10 साल। लेकिन अगर हम औसत लाइफ की बात करें तो 5-6 साल की औसत लाइफ मान सकते हैं ट्रांसप्लांट किडनी की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर से डायलिसिस या फिर से ट्रांसप्लांट। अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आपके फैमिली में कोई किडनी पेशेंट है, जहां भी आप इलाज कर रहे हैं वहां पता करिए। आपको बहुत सारे रोगी ऐसे मिल जाएंगे जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है और फिर से डायलिसिस चल रही है। तो जब ट्रांसप्लांट के बाद फिर से डायलिसिस कराना है तो इतनी टाइम, एनर्जी, पैसा किडनी खराब करने का फायदा क्या है? ये कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, सुषमा स्वराज। कौन थी? हमारे देश की विदेश मंत्री, बहुत कद्दावर नेता। किडनी फेल हुई, 450 लोगों ने बोला कि किडनी हम डोनेट करेंगे। 450 लोगों में से बेस्ट मैचिंग किडनी सेलेक्ट की गई, और इस बेस्ट मैचिंग किडनी के साथ 57 डॉक्टर्स की टीम ने दिल्ली एम्स में सर्जरी की। 9.5 घंटा सर्जरी चली, बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स बुलाए गए। दुनिया का जो बेस्ट हो सकता था एलोपैथ के अंदर, वो लगाया गया। क्या सुषमा स्वराज ठीक हो गई? जी नहीं, वो दुनिया में भी नहीं है।
ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें संन्यास लेना पड़ा राजनीति से और कुछ साल समय के बाद उनकी डेथ हो गई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के साइड इफेक्ट से, कार्डियक अरेस्ट। कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम लूंगा अरुण जेटली जी का, हमारे देश के वित्त मंत्री। किडनी खराब हुई, उन्होंने इंडिया पे भरोसा नहीं किया, वो सीधे अमेरिका गए, वहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, सक्सेस नहीं हुआ, कुछ ही महीनों में वो डेथ कर गए। अमर सिंह जी, बहुत जाने माने कद्दावर नेता, हांगकांग में इलाज के लिए गए, वो आज दुनिया में नहीं है। अनुराधा पौडवाल का 35 साल की एज का, दुनिया का सबसे कम एज का म्यूजिक डायरेक्टर, उनका बेटा आज दुनिया में नहीं है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट की ओर गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दबंग फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान, 42 साल की एज, आज दुनिया में नहीं है ट्रांसप्लांट के कारण। दोस्तों, मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूं, जिनके पास सारी सुविधाएं, सारी पावर, सारी अथॉरिटीज़, हर कुछ मौजूद है जो यहाँ पे दुनिया में हो सकता है, लेकिन ठीक होना तो भूल जाओ, नॉर्मल लाइफ तो भूल जाओ, अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाए, आज दुनिया में नहीं है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि एलोपैथ के इलाज से कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो सिर्फ ये समय की बर्बादी है, रिजल्ट इज 0। दोस्तों, अब मैं अगले पॉइंट की बात आपसे करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि क्या कारण है कि किडनी के पेशेंट ठीक नहीं होते। आप चाहते हैं कि किडनी कैसे मेंटेन हो, इसका तरीका जाने, लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर किडनी पेशेंट मेंटेन क्यों नहीं होते। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर, और आप वहां चक्कर लगाते हैं, लेकिन किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, क्यों? मैं पहले इसकी बात करूंगा, देन आफ्टर बात करूंगा किडनी मेंटेन कैसे हो सकती है। किडनी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, किडनी की कोई दवा नहीं आती। ये बड़ी शॉकिंग सी चीज है कि मैं आपसे बोल रहा हूं किडनी की दवा ही नहीं आती। कई बार लोग मुझसे इस बारे में बहस कर लेते हैं कि सर कोई दवा ही नहीं आती तो डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या दिया जाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना पर्चा उठाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर जिसका इलाज आपका चल रहा है, उनके साथ 5 मिनट के लिए बैठिए और उनसे पूछिए, डॉक्टर साहब ये दवाई किस काम की है, ये तो कैल्शियम है, डॉक्टर साहब ये क्या है, आयरन, डॉक्टर साहब ये क्या मल्टीविटामिन, डॉक्टर साहब ये क्या बीपी की दवाई, डॉक्टर साहब किडनी की दवाई कौन सी है। पूछिए, आपकी जिंदगी है और आपका सेहत है, आपको पूछना चाहिए। आपका डॉक्टर क्या बोलेगा, इसमें से कोई दवाई नहीं है, या शायद ये बोलेगा कि डॉक्टर तुम हो या मैं। अगर आपको डॉक्टर से पूछने में डर लगता हो, आपको डर लगता हो कि डॉक्टर आपको डांट देगा, जहां इलाज कराना जाके करा लो, तो दूसरा तरीका भी है, वो है आपका खुद का मोबाइल, और उसमें है गूगल। जो भी आपकी दवा चल रही है, दवाओं का नाम है, प्रिस्क्रिप्शन डालिए, क्लिक करिए और देख लीजिए वो दवा किस काम में आती है। 10 से 15 मिनट खर्च होगा और गूगल आपको सब कुछ बता देगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया झूठ बोल सकता हूं, आपका डॉक्टर झूठ बोल सकता है, मगर गूगल झूठ नहीं बोलता। उसके बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे जान के कितने दवाइयों के पर्चे में किडनी की कोई दवाई है ही नहीं। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस, अगर किडनी पेशेंट को किडनी की दवाई नहीं दे, क्या किडनी ठीक हो जाएगी? आंसर है नो। तो किडनी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि किडनी की दवाई उसको दी ही नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हो ही नहीं सकती। 99% लोग इलाज के लिए एलोपैथ में जाते हैं, और आप सबको पता है कि एलोपैथ की दवाइयां केमिकल से बनती हैं। एलोपैथ की जब कोई भी दवा आप खाते हैं, उसका सबसे पहला असर कहां पड़ता है दोस्तों? आपके किडनी पर, और दूसरा आपके लीवर पर। तो ये दवाइयां चूंकि केमिकल बेस हैं, आपके नेफ्रॉन्स को जाके ब्लॉक करती हैं, इसीलिए कोई भी एलोपैथ दवा कहीं ना कहीं किडनी को नुकसान ही पहुंचाती है। तो इन दवाओं से किडनी खराब तो हो सकती है, मगर ठीक नहीं हो सकती। तो न तो किडनी की कोई दवा थी, न है, और न होगी एलोपैथ के अंदर। तो आप भ्रम दिमाग से निकाल दें, कोई दवा है ही नहीं। कारण नंबर 2, अब दवा तो है ही नहीं तो इलाज का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कारण नंबर 2 क्या है, किडनी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होती? कारण नंबर 2, जो दवा आप खा रहे हैं इलाज समझ के, वही आपकी बीमारी है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी दवा ही आपकी बीमारी है। मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा, आपको बताना चाहूंगा 80 to 90% किडनी फेल के केस जो इंडिया में आते हैं, वो कोई ना कोई दवा के रिएक्शन से किडनी फेल होती है। और मेरे पास आने वाले 80% पेशेंट 40 साल से कम है, जिनमें शुगर, बीपी और इन तरह की शिकायतें होती ही नहीं है। तो मेडिसिन या एलोपैथ मेडिसिन के रिएक्शन सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं 80 to 90% केसेस में किडनी फेलियर के। आपने सुना होगा कि पेन किलर्स किडनी खराब करती हैं। आपने जरूर सुना होगा कि हैवी एंटीबायोटिक के सेवन से किडनी पर असर पड़ता है, किडनी खराब हो जाती है। आपने शायद न सुना हो कि बुखार की दवाइयों से भी किडनी फेल होती है। 10 में से 4 रोगी, 40% मरीज किडनी फेल के बुखार की दवाओं से आ रहे हैं आज की डेट में।
3 साल के बच्चे भी गोद में हैं और किडनी फेल करके आ रहे हैं इन दवाओं के रिएक्शन से। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, वायरल चिकनगुनिया, इनकी हैवी एंटीबॉडी चलती है, किडनी फेल हो जाती है। बीपी की दवाइयाँ किडनी फेल करती हैं। गूगल करिए, देखिए आपके एम्लोडिपिन, एडिपिन आपकी किडनी को फेल कर रहा है और डॉक्टर ने आपसे बोला कि बीपी की वजह से किडनी फेल हुई, और गूगल आपको बता रहा है कि किडनी की बीपी की दवाओं की वजह से किडनी फेल हुई। तो यहाँ आपको बहुत समझने की जरूरत है। आपने डायबिटिक मेडिसिन ली, डायटोलिसिस, किडनी में बुरा असर डाल रहा है। लंबी लिस्ट है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट चल के आते हैं जिनको रात में सर में दर्द हुआ या दांत में दर्द हुआ, 2 गोली पेन किलर की इकट्ठा खा ली और रात भर में किडनी फेल। दोस्तों मेरा क्वेश्चन बहुत सीधा सा है आपसे, अगर कोई ऐसी दवा है जिससे एक रात में किडनी फेल हो सकती है, जिससे 80-90% रोगी निकलते हैं और जिस दवा से स्वस्थ आदमी की किडनी फेल हो जाती है, अगर इसी तरह की दवा किडनी का पेशेंट रोज खाए, क्या किडनी ठीक होगी? नहीं। आप गौर करिए कि शुरू में क्रिएटिनिन आपका कम था, या जितने भी लोग जिनकी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट चल रहा है, शुरू में उनका क्रिएटिनिन कम होता है, 1.5 होता है, 2 होता है। अच्छा इलाज करवाते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, भागते हैं पीजीआई, वहां पे कहते हैं डायलिसिस करा लो, एम्स भागते हैं कहते हैं ट्रांसप्लांट करा लो। ये सबकी कहानी है। अगर आपका इलाज हो रहा होता तो क्रिएटिनिन कम हो रही होती या मेंटेन हो जाती, लेकिन यहां क्या हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि दवा कोई मिली नहीं, और जो मिली उसने किडनी और खराब कर दी। इसी कारण से किडनी का कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है। अब क्वेश्चन है, किडनी मेंटेन कैसे हो? दोस्तों ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। किडनी मेंटेन करने के लिए 2 काम करना पड़ेगा, और 2 काम पहले समझना पड़ेगा। अगर इस 2 काम को समझ गए तो आप किडनी मेंटेन कर भी सकते हैं और हमेशा मेंटेन रख भी सकते हैं। नंबर 1, डैमेज रोको। नंबर 2, मेंटेन करो। डैमेज रोको, मेंटेन करो, डैमेज रोको, मेंटेन करो। 2 स्टेप है जो आपकी किडनी को मेंटेन कर सकता है। डैमेज रोको मतलब ऐसी कोई भी दवाई, ऐसा कोई भी खान पान जिससे किडनी पे बुरा असर पड़ रहा है, उसको रोक दो। जो नुकसान हो गया और नुकसान ना हो। और नंबर 2, मेंटेन करो। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई करो। 100% भरपाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन 50%, 60% इतनी भरपाई हो जाए कि क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाए, घटना शुरू हो जाए और आप मेंटेन लाइफ जी सको। ये बिल्कुल संभव है। तो मैं बात करूंगा अगले कुछ देर में कि ये कैसे पॉसिबल है, डैमेज रोको मेंटेन करो का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों डैमेज रोको और मेंटेन करो में सबसे इंपॉर्टेंट है और आसान भी है मेंटेन करना। आप कहेंगे मैं उल्टी बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स तो बोलते हैं संभव ही नहीं है, मैं कह रहा हूं आसान है। आयुर्वेद के अनुसार किडनी या किसी भी ऑर्गन का मेंटेन होना एक नेचुरल प्रक्रिया है और एक आसान प्रक्रिया है। मैं उदाहरण दूंगा, आपको मेरी बात समझ में आएगी। बचपन में आप छोटे थे, खेलते खेलते गिर गए, छिल गया, कट गया, ब्लड आ गया। छोटे बच्चे रोज घर में गिरते हैं। अब न आप कोई मलहम लगाते हैं, न कोई दवा देते हैं, न कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वो घाव भर जाता है। किसने भरा उस घाव को? आपके शरीर ने, आपकी इम्यूनिटी ने। किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने प्लास्टर किया, हड्डी जुड़ गई। हड्डी किसने जोड़ा? प्लास्टर ने? नहीं, आपके शरीर ने, आपकी इम्यूनिटी ने। चोट शरीर के बाहर हो चाहे शरीर के अंदर हो, शरीर उस घाव को भर सकता है, हील कर सकता है। वो घाव आपके मसल्स में हो, आपके बोन्स में हो, आपके न्यूर में हो, चाहे आपके किडनी में हो, शरीर उसको हील कर सकता है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सब अच्छे से परिचित हैं। बता क्यों रहा हूं? क्योंकि दिमाग में बात भर दी जाती है। फलाने डॉक्टर ने बोला था इम्पॉसिबल है, ढिमाके ने कहा था असंभव है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं लंदन इंटर्न, उन्होंने कहा था नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं हो सकता है, कैसे मान ले? क्या इतना बड़ा इंस्टीट्यूट का डॉक्टर झूठ बोल रहा है? क्या लगता है झूठ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। उसने क्या बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है उसके पास, और मैंने क्या बोला, इसका कोई इलाज नहीं है उसके पास। वो डॉक्टर वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूं। आप कंफ्यूज हो इलाज के लिए वहां दौड़ के आ रहे हो, ये जानने के बाद भी कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर वो डॉक्टर ये बोले कि इसका कहीं कोई इलाज नहीं है तो मूर्ख है। इसका इलाज आपके शरीर के अंदर है। अगर आप जीवित हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अभी है। हो सकता है इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन अभी है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई होती तो आप शायद जीवित न होते। बिना इम्यूनिटी के आप 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, और आप जीवित हैं इसका मतलब इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी है तो बॉडी रिकवर हो सकती है और आपकी किडनी मेंटेन हो सकती है। मेरा बताने का सेंस सिर्फ इतना सा है कि किडनी का मेंटेन होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये नेचुरल प्रक्रिया है जो हर इंसान में होती है प्राकृतिक रूप से। आरोग्यम के साथ और आयुर्वेद के साथ हम इसमें मदद कर देते हैं और आपकी किडनी मेंटेन हो जाती है। अब एक क्वेश्चन यहां पे उठता है कि सर इतना ही आसान है तो हम दवाइयां खाएं मेंटेन हो जाए, टेंशन किस बात का है? टेंशन है डैमेज रोकने का। मेंटेन तब होगा जब डैमेज रुकेगा, और यहीं पे दिक्कत है। जैसे मैंने बोला बीपी की दवा नुकसान करती है, आपने गूगल किया, सर्च किया और पाया हाँ नुकसान हो रहा है, और आपने बीपी की दवा को रोक दिया। किडनी मेंटेन हुई नहीं हुई बात की कहानी है
बीपी सूट कर गई और बीपी आपका 250-300 पहुंच गया, खतरा हार्ट से हो गया। आपने शुगर की दवा रोक दी या इंसुलिन रोक दिया, ये देखते हुए कि वो नेफ्रॉन्स को ब्लॉक कर रहा है, केमिकल बेस है। शुगर आपका अनकंट्रोल होकर पहुंच गया 700, पेशाब की दवा रोक दी, शरीर में पानी भर गया। दोस्तों, आपने मेंटेन किया नहीं किया, लेकिन एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर ली। यहाँ पे टेंशन है। हमारा चैलेंज ये है कि हमें बीपी कंट्रोल भी करना है और बीपी की दवाई हटानी भी है। हमें डायबिटीज कंट्रोल भी करना है और डायबिटीज दवा हटानी भी है। हमें बॉडी से यूरिन की मात्रा बढ़ानी भी है और यूरिन की दवा हटानी भी है। कैल्शियम आयरन बॉडी में देना भी है और केमिकलाइज कैल्शियम आयरन हटाना भी है। जिस दिन सही ढंग से मेंटेन करके हमने दवाइयाँ रिप्लेस कर दी, आधा काम तो हमारा हो गया। आधा काम कौन सा हो गया? डैमेजेस रुक गए। जब डैमेज रुकेंगे तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपने आप को रिकवर करेगी, अपने आप को हील करेगी। उसकी प्राकृतिक गुण है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और आरोग्यम का मेथड उसमें हेल्प करेगा और धीरे 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 किडनी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। यही तरीका है, यही प्रोसीजर है और यही जुगाड़ है, कोई और मेथड नहीं है। डैमेज को मेंटेन करो। इसमें छोटी सी दिक्कत आती है। क्या? पेशेंट्स बोलते हैं सर मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी मेडिसिन खाऊंगा, लेकिन आपकी भी खाऊंगा, अपनी भी खाता रहूंगा। 99% केसेस में पेशेंट्स यही करते हैं, वो एलोपैथ आयुर्वेद साथ में खाते हैं। मैं ऐसे लोगों से एक ही बात बोलता हूं कि तो वही कहानी है कि डॉक्टर साहब मैं चाकू लगाता रहूंगा, आप मलहम लगाते रहो। मैं रोज चाकू लगाऊंगा, आप रोज मलहम लगाओ। क्या घाव भर जाएगा? नहीं, वो नासूर बन जाएगा। अगर मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, मेरे पास आने के पहले या बीके आरोग्य में आने के पहले हमारे सारे पेशेंट्स कहीं ना कहीं ट्राई करके आते हैं। होम्योपैथ में, यूनानी में, सिद्धा में, या फिर कुछ नेचुरोपैथी में, कुछ यूट्यूब पे देख देख के, तो कुछ ऑनलाइन। और आजकल बहुत सारे दुकानदार, मैं दुकानदार बोलूँगा, जो किट्स बेचते हैं। दिल्ली, मुंबई और अलग देश के शहरों में बैठे हुए ऐसे डॉक्टर जो बनी बनाई किट सबको सेल करते हैं। 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की मेडिसिन आपने मंगाई, आयुर्वेद के नाम पे मंगाई, मगर किडनी मेंटेन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एलोपैथ भी चल रहा है, आयुर्वेद भी चल रहा है। आयुर्वेद मेंटेन कर रहा है, एलोपैथ डैमेज कर रहा है। यहाँ दूसरा पॉइंट की बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे फर्जी डॉक्टर्स जो आयुर्वेद के नाम पे इलाज करते हैं और वो इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, यानी वो एलोपैथ दवाइयाँ तो चलाते हैं या फिर वो आपका खान पान बंद करते हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं टब में लेट जाओ, गर्म पानी की आपको रिलीफ मिल जाएगा, या आप दूध बंद कर दो, अनाज बंद कर दो तो आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा अनएथेंटिक और रिस्की इलाज आपके लिए जानलेवा हो सकता है। बहुत सी लोगों की जान जा चुकी है। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा, आपकी किडनी को मेंटेन कर दें ताकि वो फिल्टर कर सके, यही एकमात्र तरीका है। डैमेज रोको और मेंटेन करो। इसके अलावा चाहे आप डायलिसिस कराएं और चाहे पानी के, गर्म पानी के टब में लेट के अपनी डायलिसिस को रोकने की कोशिश करें, बिना खाने के या सिर्फ फल खा के अपनी किडनी को मेंटेन करने की कोशिश करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दो बातें याद रखिए, किडनी में ऐसा कोई काम मत होने दीजिए जिससे किडनी डैमेज हो, और दूसरा, जो डैमेज है उसको मेंटेन करिए ताकि किडनी खुद फिल्टर कर सके। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अब मैं आपसे लास्ट पॉइंट की बात करूंगा। वो लास्ट पॉइंट क्या है कि हम इलाज कैसे करते हैं। एलोपैथ का तरीका आपको पता ही है। मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बात करना चाहूँगा। आपके शरीर में 2 किडनी होती है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा? नहीं, एक किडनी से काम चलेगा। बहुत से लोग किडनी डोनेट करते हैं, किडनी से काम चलता है। अगर दोनों किडनी आधी आधी खराब हो जाए तो क्या क्रिएटिनिन बढ़ेगा? नहीं, आधी आधी किडनी ठीक है, क्रिएटिनिन मेंटेन रहेगा। लेकिन जब दोनों किडनी आधे ज़्यादा खराब होगी तब क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होगा। यानी जब आपको पहली बार पता चलता है 1.5-2 क्रिएटिनिन पर कि किडनी में खराबी आ रही है, तब 70% किडनी खराब हो चुकी होती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 और लास्ट 5वां स्टेज को बोलते हैं इंड स्टेज। 5 स्टेज होती है और अक्सर किडनी रोग का पता चलते चलते दूसरा या तीसरा स्टेज शुरू हो चुका होता है। तीसरे और चौथे स्टेज में डायलिसिस और इंड स्टेज में ट्रांसप्लांट, यही रिकमेंडेशन होती है। तो आपका स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 5 हो, एलोपैथ के अनुसार वही है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हम 3 स्टेज लेके चलते हैं। स्टेज 1 जिनका क्रिएटिनिन 3 से नीचे है। ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कुछ हम खास तरह की डाइट्स और मेडिसिन के साथ इजीली इसको हम कवर और क्योर कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। स्टेज 2 जिनका क्रिएटिनिन 3 से ऊपर है, 5 के नीचे है, इनको हम स्टेज 2 मानते हैं। ऐसे केस में दवा की पोटेंसी थोड़ा सा हाई करते हैं और परहेज भी थोड़ा ज़्यादा कराते हैं ताकि जल्दी से हम किडनी को रिकवर कर सकें और क्रिएटिनिन को बैक कर सकें। फिर आता है स्टेज 3 जिनका क्रिएटिनिन 6 से ऊपर है, 6 या 6 से ऊपर, 8, 10, या जिनकी डायलिसिस चल रही है, जिनकी डायलिसिस होने जा रही है या डायलिसिस चल रही है, वो स्टेज 3 में आते हैं। और ऐसे पेशेंट में टारगेट हमारा क्या होता है कि डायलिसिस नहीं हुई है तो न होने दें, और स्टार्ट हो गई है तो जितना जल्दी पॉसिबल है इसको रोक दें।
और ऐसे केस में पेशेंट्स को हम सीधे एडमिट करते हैं। आरोग्य धाम, जो कि भारत का एकमात्र किडनी एंड डायबिटीज रिसर्च हॉस्पिटल है, जो वाराणसी में स्थित है, वहाँ ऐसे पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, 10 से 15 दिन अपने साथ रखते हैं, किडनी रीजनरेशन प्रोसेस करते हैं। और इस प्रोसेस में, एडमिट प्रोसीजर में, हम 3 काम करते हैं। पहला, डैमेज रोको, यानी सारी एलोपैथ मेडिसिन रिप्लेस करो। अगर आपका इलाज घर पे भी चल रहा है स्टेज 1 और 2 के केस में, तो भी हमें एलोपैथ मेडिसिन रिप्लेस करनी ही होती है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा समय लेते हैं, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, ताकि धीरे धीरे हम आपकी मेडिसिन को रिप्लेस कर सकें आयुर्वेद से, और कोई रिस्क ना हो, क्योंकि घर पे कोई इमरजेंसी आती है तो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको एडमिट करते हैं तो हम इसी मेडिसिन की जो रिप्लेसमेंट है ये 10 से 15 दिन में कर देते हैं। उदाहरण, जैसे आपका हार्ट डिस्टर्ब है, आपकी बीपी अनकंट्रोल है, तो हम क्या करते हैं, हम आपके हार्ट को मेंटेन करते हैं कुछ डाइट से, कुछ योगा प्राणायाम से, कुछ पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से, कुछ खास तरह के आहार से, या कुछ और प्रोसीजर्स लाइक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। कोशिश करते हैं कि 10 से 15 दिन में हार्ट को इतना मेंटेन कर दें कि बिना बीपी की दवाओं के भी बीपी कंट्रोल हो जाए। अगर शुगर है तो शुगर मेंटेन कर दिया, इंसुलिन लग रही तो इंसुलिन को बंद कर दिया, बीटा सेल्स रीजनरेट कर दिया, पेशाब कम है तो पेशाब को बढ़ा दिया। कोशिश ये है कि 10 दिन 15 दिन बाद जब हम आपको डिस्चार्ज करें तो किसी तरह की एलोपैथ की आवश्यकता न रह जाए। तो पहला हमने काम क्या किया, डैमेज को रोका। दूसरा काम हम क्या करते हैं एडमिट प्रोसीजर में, हम रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए आपका क्रिएटिनिन 8 है, अब हमने क्या किया, हमने रीजनरेशन स्टार्ट किया, तो पहले क्रिएटिनिन बढ़ना हम रोकेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर बैक करेंगे। हमने पाया है कि 10 से 15 दिन के प्रोसीजर के अंदर 1 से लेकर 2 पॉइंट और किसी किसी का 3 पॉइंट तक क्रिएटिनिन बैक हो जाता है। अब इस क्रिएटिनिन बैक का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में कितना क्रिएटिनिन घटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट कि क्रिएटिनिन घटने लगता है, क्योंकि क्रिएटिनिन कम करने का कोई दवा या इलाज हमारे पास नहीं है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं क्रिएटिनिन को कम करने के, पहला डायलिसिस से कम होगा, दूसरा किडनी खुद फिल्टर करे तब कम होगा। तो डायलिसिस तो हमने करवाया नहीं, किडनी ने खुद फिल्टर ने स्टार्ट की, क्रिएटिनिन बैक होने लगा, तो यहाँ हमने क्या, रीजनरेशन स्टार्ट कर दिया। जिसकी डायलिसिस चल रही है उसका क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर 3 डायलिसिस तो हफ्ते में 2 हो जाएगा, फिर हफ्ते में 1 डायलिसिस हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर बैक होने लगेगा। तो डैमेज रोका और मेंटेन किया। तीसरा काम हमने क्या किया, एडमिट करके हमने लाइफस्टाइल सिखा दिया, क्या खान पान, क्या रहन सहन, कौन से योगा प्राणायाम, मेजरमेंट चार्ट कैसे भरना है, या बाकी फॉर्मेलिटी कैसे करनी है। पेशेंट के साथ उसके अटेंडी को हम सारी ट्रेनिंग देते हैं और उसको अपने आप में एक नेफ्रोलॉजिस्ट बना देते हैं, एक प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजिस्ट जो अपने पेशेंट्स की केयर कर सके, ताकि घर पे भी आप मेंटेन रह सकें। ये 3 स्टेप हम करते हैं। तो आपका स्टेज 1 है, 2 है या 3 है, उसके अकॉर्डिंग हम रेकमेंड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन या क्या थेरेपीज आपके लिए अच्छी हो सकती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया। कोई भी और प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स से आप बात कर सकते हैं और पूरी सलाह ले सकते हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर मैं और लास्ट में बात करना चाहूँगा। किडनी पेशेंट्स के मन में 2 क्वेश्चंस होते हैं हमारे इलाज को लेकर। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर साहब दवा कब तक चलेगी, क्या है इसका आंसर? बहुत सीधा और सिंपल आंसर है, आपकी दवा चलेगी लाइफ टाइम। किडनी पेशेंट के पास 3 चॉइस होती है। पहला, या वो डायलिसिस कराए, कब तक, लाइफ टाइम। दूसरा, वो ट्रांसप्लांट कराए और उसकी मेडिसिन खाए, कब तक, लाइफ टाइम। तीसरा, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले, आरोग्य की मेडिसिन ले, कब तक, लाइफ टाइम। जो भी इलाज लेना है लाइफ टाइम लेना है, बीच में छोड़ना नहीं है, वो आपके लिए घातक हो सकता है। हाँ, लेकिन जो मेडिसिन अभी शुरू में चलेंगी वो हमेशा नहीं चलेंगी, कुछ दिन चलेंगी, फिर बाद में चलेगी मेंटेनेंस मेडिसिन। एक बार किडनी मेंटेन होने के बाद कुछ मेडिसिन चलती हैं जो काफ़ी सस्ती भी होती हैं, वो लाइफ टाइम रेगुलर चलती हैं आपकी किडनी को मेंटेन रखने के लिए। आप मान लीजिए कि वो आपकी खुराक है जो आपकी किडनी को शक्ति दे रही है। मान लीजिए आपका स्टेज 1 है, 2-3 क्रिएटिनिन है, तो आपकी दवा चलेगी 1 कोर्स लगभग 2-3 महीना। उसके बाद मेंटेनेंस दवाई स्टार्ट हो जाएगी सस्ती वाली। अगर आपका 2 कोर्स चल रहा है, स्टेज 2 है और स्टेज 2 में आपका क्रिएटिनिन 4-5-6 के आसपास है, तो आपका 2 कोर्स चलेगा लगभग 5-6 महीना। उसके बाद मेंटेनेंस दवाई स्टार्ट हो जाएगी सस्ती वाली। अगर आपका 8-10 क्रिएटिनिन है या डायलिसिस चल रही है तो आपका 3 कोर्स चलेगा लगभग 8-9 महीना, फिर मेंटेनेंस दवाई स्टार्ट हो जाएगी सस्ती वाली। हो सकता है पहले भी हो जाए, मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। चलनी है मेंटेनेंस दवाई ही, सस्ती वाली ही, लेकिन चलनी है लाइफ टाइम। मेरे कई सारे पेशेंट हैं, थोड़ा आराम मिलता है और वो दवा बंद कर देते हैं और क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब परहेज कब तक चलेगा? इसका आंसर बहुत क्लियर है, परहेज लाइफ टाइम चलेगा। हाँ, अभी थोड़ा टाइट होगा, बाद में धीरे धीरे छूट मिलना शुरू हो जाएगी।
आपकी स्टेज के अनुसार 1 2 3 क्या मेडिसिन और क्या डाइट है, हम थोड़ा स्ट्रिक्ट परहेज कराने के बाद छूट देंगे। परवल खाओ, आलू खाओ, करेला खाओ, भिंडी खाओ, पनीर खाओ, दूध खाओ, छेना खाओ, छूट मिलेगा आपको। लगभग नॉर्मल डाइट पे आप आ जाएंगे, लेकिन सब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। चिकन, मटन, अंडा, मसाले वाला खाना कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे किसी भ्रम में हैं कि 2-4 महीना दवा के बाद आप चिकन मटन खाने वाले हैं, तो इस भ्रम को दूर कर लीजिए। ये एक साइंस है, 20 साल से हम और हमारी टीम काम कर रही है। हम वो प्रोसीजर, मेथड और सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे क्रिएटिनिन बैक हो जाती है, डायलिसिस बंद हो जाती है। लेकिन आपको परहेज और मेडिसिन का ध्यान देना होता है। तो लगभग नॉर्मल डाइट पे तो आएंगे, सब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यू हैव टू डिसाइड एट वंस, या तो ये मिलेगा जीभ और या मिलेगी जिंदगी, दोनों नहीं मिलेगा। जीभ चाहिए, खाओ पियो और मर जाओ, और जिंदगी चाहिए तो जीभ को भूल जाओ। हम बहुत सारी रेसिपी बुक्स, बहुत सारे ऐसे मसाले, अब बहुत सारे ऐसे मेथड तैयार करते हैं जिससे आपको टेस्ट भी मिले, लेकिन सब कुछ खाने की चाहत आपके लिए घातक हो सकती है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो जीभ का एंजॉयमेंट है, मजा है, टेस्ट है, कितनी देर का है? कुछ मिनट का नहीं, कुछ सेकंड का। जब तक भोजन जीभ पर है, अंदर गया तो खिचड़ी हो चाहे बिरयानी बराबर है। लेकिन कुछ सेकंड के मजे का सजा कितना है? लाइफ टाइम का, पूरे जिंदगी का, पूरे शरीर का और पूरे परिवार का। याद रखिएगा, किडनी का पेशेंट अकेले परेशान नहीं होता, उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो 3 इंच के जीभ के चक्कर में 6 फुट की बॉडी को डिस्टर्ब कर दो, पूरी परिवार को डिस्टर्ब कर दो और पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर दो। बुद्धिमानी नहीं है, और अगर आपको बुद्धिमानी लगता है तो आरोग्य में आपका उपचार नहीं है। मेरे पास कई से पेशेंट होते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप परहेज थोड़ा सा बंद कर दीजिए और दवाई थोड़ा हैवी कर दीजिए। मैं ऐसे लोगों से सीधे बोलता हूँ, जी नमस्कार, धन्यवाद, आप जा सकते हैं, अपना पैसा और हमारा नाम खराब मत करिए। वो लोग जो परहेज नहीं कर सकते, उन्हें रिलीफ नहीं मिलना है, वो बाद में आरोग्य को गालियाँ दें, इससे अच्छा आप इलाज ही न कराएं। ये मैं बातें साफ साफ करता हूँ। हाँ, अगर आप परहेज कर सकते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकते हैं, जैसे हमारे हजारों मरीज जी रहे हैं। आप अगर किसी चमत्कार की आशा में आए हैं कि बिना दवा के ठीक हो जाएंगे, टब में लेट के ठीक हो जाएंगे, या ऐसी कोई दवा होगी जिससे कि सब कुछ खाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो उस भ्रम में पड़ के अपना लाइफ खराब मत करें। यहाँ पे एक साइंटिफिक रिसर्च संस्थान है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च संस्थान है, किडनी का, आयुर्वेद का, न कि कोई सड़क छाप दुकान जहाँ पे आपको भ्रमित किया जाए, कंफ्यूज किया जाए। मैं कोई कंफ्यूजन देना नहीं चाहता। तो ये बातें आप समझ लें। अगर आप मेडिसिन को रेगुलर करते हुए डाइट कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक स्वस्थ लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपका बचा है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।